एस्ट्रो लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम किसी कुंडली के अंदर विवाह को देखते हैं, उसी तरह से कुंडली में प्रेम विवाह से संबंधित, लव मैरिज से संबंधित भी योग बनते हों, और वो योग किस तरह से बनते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पूर्व में जो वीडियो बनाए थे या पूर्व में अपनी जो डिस्कशन हुआ था, उसमें हमने एक बात की थी कि किसी भी कुंडली के अंदर जिस तरह से ये कुंडली चक्र है, ये एक कुंडली चक्र है और उसमें हमने इस तरह से कालपुरुष कुंडली की रचना की। मान लिया मेष लगन की कुंडली है, तो हमने ये डिस्कशन किया था कि 1, 5, 9 ये त्रिकोण धर्म त्रिकोण होता है, और इसके अंदर पूर्व की राशियां मेष, सिंह और धनु, ये पूर्व दिशा की राशियां हैं। इसी तरह से 2, 6 और 10 ये दक्षिण दिशा की राशियां हैं। तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह और यहाँ बैठा हुआ ग्रह, अगर 1 नंबर भाव में कोई ग्रह बैठा है और 5 नंबर भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो इन दोनों का आपस में संबंध होगा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। इसी तरह से यहाँ कोई ग्रह बैठा है 1 नंबर में और 9 नंबर में, तो 9 वाला 1 नंबर से रिलेशन बनाएगा। इसी तरह से 5वें भाव का 9वें भाव से संबंध होता है। ये तीनों भाव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ही दिशा को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से हम 2, 6, 10 दक्षिण दिशा की राशियां हैं। 3, 7 और 11 ये पश्चिम दिशा की राशियां हैं। और 4, 8 और 12 ये उत्तर दिशा की राशियां हैं। तो इन 4 नंबर में कोई ग्रह बैठा है और 12 नंबर में कोई ग्रह बैठा है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टिव होंगे। ये भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र है। तो हम बात कर रहे थे प्रेम विवाह की। प्रेम विवाह रिलेशनशिप किस तरह से देखी जाती है। दोस्तों, किसी भी कुंडली के अंदर अगर बुध और केतु एक ही दिशा में हो, या एक ही सर्कल में हो, जैसे 1 नंबर में बुध बैठा है और केतु 5 नंबर में बैठा है, तो ये एक संबंध बन गया। इसी तरह से अगर केतु यहां ना होकर यहां होगा, तो भी एक संबंध बन गया। तो अगर बुध और केतु एक ही दिशा में हो, वो दिशा पूर्व भी हो सकती है, पश्चिम भी हो सकती है, उत्तर भी होती है, दक्षिण भी हो सकती है। तो अगर इन दोनों का नवम पंचम संबंध हो, बुध और केतु का, जैसे अगर बुध यहां बैठा है और केतु यहां बैठा है, तो ये भी पंचम नवम संबंध हो गया। अगर बुध यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है, तो ये भी नवम पंचम संबंध हो गया। तो बुध और केतु का संबंध अगर किसी कुंडली में नवम पंचम हो, तो उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। उसकी रिलेशनशिप होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किसी के प्रति अट्रैक्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर बुध के जस्ट आगे केतु हो, बुध के जस्ट आगे केतु हो, यानी कि हमने क्या संबंध निकाला कि बुध और केतु 1, 5, 9 संबंध बनाए। बुध से 5वें में केतु, या केतु से 5वें में बुध, या बुध से 9वें में केतु, या केतु से 9वें में बुध। ये भाव हैं, राशियां नहीं है। तो नवम पंचम संबंध बुध और केतु का प्रेम विवाह की तरफ ले जाता है। इसी तरह से दूसरा 12वां संबंध, अगर बुध से आगे केतु है और केतु से बैक बुध है, तो आप जानते हैं केतु रेट्रो होता है, केतु पीछे की तरफ आता है, बुध से रिलेशन बनाता है। तो ये भी एक लव मैरिज से संबंधित इंडिकेशन क्रिएट करता है।
इसी तरह से हम अगर बात करें कि अगर बुध यहां हो और केतु यहां हो और बुध वक्री हो, बुध वक्री हो तो बुध पीछे की तरफ जाएगा, केतु से कनेक्ट होगा, तो ये भी एक लव मैरिज, अट्रैक्शन, अफेयर्स क्रिएट करवाता है। तो इस तरह से हम लव मैरिज को देख सकते हैं। किसी भी कुंडली को हम देखकर सीधा बता सकते हैं कि आपका किसी न किसी साथ रिलेशनशिप होगा या प्रेम होगा, अफेयर्स होगा। तो ये चीज़ें हम इस तरह से देख सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर इस संबंध में बृहस्पति का कहीं ना कहीं रोल हो, जैसे यहाँ पर कहीं बृहस्पति आ जाए, यहाँ बुध है और यहाँ केतु है और यहाँ जुपिटर आ गया, तो आप देखेंगे कि जुपिटर भी बुध पर अपनी नज़र रखेगा। बुध के साथ जुपिटर का नवम पंचम संबंध बन गया, तो यह विवाह, प्रेम विवाह को इंडिकेट करता है। मतलब जो प्रेम है वो विवाह में तब्दील हो जाता है। अगर बृहस्पति का रोल होगा, शुक्र का रोल होगा, तो जो ये प्रेम है या लव है उसकी एंडिंग विवाह के साथ होती है, विवाह हो जाता है। इसमें बृहस्पति का ज़्यादा रोल माना जाएगा कि बृहस्पति अगर इनको प्रभावित करे, कहीं ना कहीं बृहस्पति रिलेशन बनाए, तो ये प्रेम विवाह को इंडिकेट करता है। प्रेम तत्पश्चात विवाह। अब यहां अगर मार्स आ जाए, मंगल आ जाए, अगर मंगल कनेक्ट हो जाए यहाँ पर, जुपिटर ना हो करके, तो यह प्रेम असफल होता है, ये विवाह में तब्दील नहीं होता। तो इस तरह से आप किसी भी कुंडली में यह देख सकते हैं कि प्रेम है तो विवाह होगा या नहीं होगा उसी व्यक्ति के साथ जिससे आपके रिलेशन है। मंगल के कारण प्रेम विवाह में दिक्कत आती है। उसी के साथ अगर हम बात करें, विवाह से संबंधित जुड़ी हुई एक और चीज की बात करें, विवाह से जुड़ी हुई एक और चीज बात करते हैं हम। जैसे आप लोग ये जानते होंगे कि भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति, पुरुष की कुंडली में, पुरुष की यानी मेल की कुंडली में जो शुक्र है वो पत्नी है और फीमेल की कुंडली में मंगल है वो पति है। तो आप किसी भी कुंडली में, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में, पुरुष की कुंडली मेल, अगर हम देखें कि शुक्र के साथ में केतु कनेक्ट हो रहा है, एक ही दिशा में नवम पंचम संबंध बना रहा है शुक्र के साथ केतु, या शुक्र के साथ ही केतु बैठा है, या तो नवम पंचम संबंध बनाए या शुक्र के साथ केतु बैठ जाए, तो उस व्यक्ति की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती, विवाह में समस्या आती है, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, ये दिक्कत उसको रहेगी, वैवाहिक सुख में कमी आती है। विवाह होकर टूट जाना ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है, सगाई होकर के टूट जाना ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है अगर शुक्र के साथ केतु का रोल हो। यहीं अगर ये फीमेल की कुंडली हो, किसी महिला की कुंडली हो और मंगल के साथ में केतु आ जाए, एक ही दिशा में नवम पंचम संबंध बनाए मंगल और केतु, या एक ही राशि, एक ही भाव में आ जाए, तो यहाँ पर उस स्त्री की कुंडली में विवाह से संबंधित कठिनाई, विवाह से संबंधित समस्याएं क्रिएट हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख है या नहीं है। इस बात को हम इस चीज़ के जरिए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विवाह हमने देख लिया, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि विवाह का कारक जो ग्रह है किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र है तो उसके आगे पीछे कौन है। हमने दिशाएं देखी, अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि शुक्र से जस्ट अगले भाव में भी केतु ना हो, क्योंकि केतु रेट्रो है, वो शुक्र की तरफ आएगा। केतु वक्री है, शुक्र की तरफ आएगा। या केतु शुक्र के पीछे हो, यहां हो, और शुक्र वक्री आ जाए तो ये इस तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये पुनः विवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। यही किसी स्त्री कुंडली में हम शुक्र के स्थान पर मंगल को देखेंगे। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, नवम पंचम संबंध और द्विद्वादशक संबंध यानी कि दूसरा और 12वां संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कोई प्लेनेट वक्री तो नहीं है, कोई प्लेनेट पीछे की तरफ तो नहीं आ रहा। हाँ, अगर इस संबंध के अंदर बृहस्पति का कोई रोल हो, बृहस्पति केतु के साथ रिलेशन बना ले, शुक्र के साथ रिलेशन बना ले, तो उस विवाह में प्रारंभिक दिक्कतें होती हैं और फिर वो विवाह सरवाइव करता है। तो इस तरह से हम किसी भी कुंडली में मैरिज से रिलेटेड चीज को देख सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश छठे और आठवें नहीं होने चाहिए। छठे आठवें नहीं होने चाहिए। जैसे लग्नेश है मंगल, मंगल यहां बैठा, अब शुक्र कहाँ बैठा होना चाहिए। शुक्र अगर छठा बैठ जाए, यहां बैठ जाए, शुक्र सप्तमेश है, तो शुक्र मंगल एक दूसरे से छठे आठवें हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लग्नेश और सप्तमेश का छठे आठवें में बैठना वैवाहिक रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, दोनों की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी। तो हम आगे के वीडियोस में वैवाहिक संबंधों के ऊपर और रिलेशनशिप के ऊपर और चर्चा करेंगे। जिस तरह से हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, अभी तो एक छोटा सा पार्ट था ये और छोटी छोटी चीज़ें थी। अब हम आगे उदाहरण कुंडलियाँ देखेंगे। उदाहरण कुंडलियों के द्वारा हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से लव अफेयर्स या प्रेम विवाह फलीभूत होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैरिज लाइफ किस तरह से प्रभावित होती है ग्रहों के द्वारा। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपसे पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई भी तरह का कमेंट वगैरह जो आप देना चाहते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, ज़रूर करें, ताकि हम उस चीज़ को सुधार करने का प्रयास करें, उसके बारे में और कुछ रिसर्च करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।